दोस्तों नमस्कार, मैं के.आर. फौजदार राजस्थान ज्योग्राफी में वाईफाई ऐप में यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो राजस्थान के भूगोल में हमने पिछले वीडियोस जो बने हुए हैं 10 वीडियो लगभग, उन 10 वीडियो में राजस्थान के सामान्य परिचय और भौतिक प्रदेश के बारे में बात की। चारों भौतिक प्रदेश हमने पढ़ लिए हैं। आने वाले 1-2 दिन में थोड़ी व्यस्तता जब कम होगी तो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर हम डिस्कशन करेंगे, एक अच्छा संवाद करेंगे और जो पढ़ा हुआ है उसमें से आपका कितना सिलेबस क्वेश्चन पैटर्न कंप्लीट हो रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में टाइमिंग भी लाइव आने का टाइम निश्चित कर दूंगा। दूसरा टॉपिक लेते हैं अपना राजस्थान की जलवायु। देखिए, किसी भी देश प्रदेश की आर्थिक स्थिति, वहाँ की सामाजिक संरचना, वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि को निर्धारित करने में भूगोल की अहम भूमिका होती है और इस भूगोल में जलवायु की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इन चीज़ों को निर्धारित करने में जलवायु की सबसे बड़ी भूमिका होती है। कैसा खान पीन होगा, कैसा रीति रिवाज होगा, कैसी वेशभूषा होगी, ये सब चीज़ें जलवायु से इफेक्टेड होती है। इसका मतलब भूगोल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय कह सकते हैं जो मानव को हर तरीके से प्रभावित करता है और इसमें जलवायु को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं क्योंकि जलवायु व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अब बात करते हैं राजस्थान की जलवायु की। तो राजस्थान की जलवायु में क्या चीज़ पाई जाती है, कैसी विशेषताएं पाई जाती हैं और राजस्थान की जलवायु दूसरी प्रदेशों की जलवायु से किस प्रकार भिन्न है, विशिष्ट है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में उसके किन कारकों के कारण वो ऐसी विशिष्ट बनी हुई है और अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो भूगोल का जलवायु का वर्गीकरण किया गया है उस बारे में भी हम देखेंगे कि किस व्यक्ति ने, किस विद्वान ने, किस भूगोलवेत्ता ने जलवायु को लेकर के क्या कहा है, क्या वर्गीकरण दिया है। तो ये आगे आने वाले जो भी हमारे वीडियोस 2 बने, 3 बने, जो भी अपने शेड्यूल बनेगा उसमें आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से जलवायु से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन हो, एक प्रश्न कम से कम आपको देखने को अवश्य मिलता है। तो बूंद बूंद से घड़ा होता है। हर एक टॉपिक से एक एक 2-2 प्रश्न सही करके हम अपनी परीक्षा, जो हमारा एक लक्ष्य होता है, जिस लक्ष्य के सहारे हम चल रहे हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं राजस्थान की जलवायु। देखिए, ये जलवायु शब्द है, ये कैसे निर्धारित होती है और इसके सिमिलर लगने वाले और दूसरे कौन से शब्द होते हैं, ये अपन अगर समझना चाहें तो एक शब्द होता है मौसम। सबसे पहले हमारे सामने बात आती है कि मौसम क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न होता है ऋतु क्या है और तीसरा प्रश्न होता है जलवायु क्या है। अब ये तीनों एक ही हैं या तीनों अलग अलग हैं, इन तीनों में क्या अंतर है, अगर ये अलग हैं तो इनमें क्या अंतर है, ये बात हमको समझनी है। पहले बात करते हैं मौसम शब्द की। तो मौसम जो शब्द है ये अरबी भाषा
अरबी, भाषा अरबी के मौसम से बना है। शब्द मौसम जो है वो अरबी भाषा का है और मौसम जो है वो हिंदी भाषा का है। इस मौसम शब्द को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो एक क्षण से लेकर, क्षण यानी सेकंड से लेकर 15 दिनों के मध्य की अवधि, 15 दिनों के मध्य की अवधि तक जलवायविक दशाओं के योग, जलवायविक दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। योग को मौसम कहते हैं। तो मैं समझ रहा हूं, आप देख रहे हैं कि एक क्षण, एक सेकंड से लेकर 15 दिनों के मध्य यानी 2 सप्ताह के बीच में जलवायविक, और जलवायविक अर्थात तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि की जो कंडीशन है, परिस्थिति है, उनसे मिलकर के दशाओं का जो योग बनता है, जोड़ करके मिल करके जो एक परिस्थिति उत्पन्न होती है वो कहलाता है मौसम। जैसे अब ग्रीष्म काल चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, इस ग्रीष्म ऋतु में भी कभी कभी क्या होती है, छांव का मौसम हो जाता है, कभी वर्षा का सा मौसम हो जाता है, तो वो मौसम परिवर्तन हो रहा है। मौसम परिवर्तन हो रहा है, हम ये नहीं कहेंगे जलवायु परिवर्तन हो गई, बल्कि मौसम परिवर्तन हो रहा है वो। फिर शब्द आता है ऋतु। इस 15 दिन से अधिक, 3 से 4 मंथ तक, महीने तक जलवायविक दशाओं का योग, दशा यानी परिस्थिति, कंडीशन, कंडीशन। तो इस 15 दिन से लेकर अधिक और 3 से 4 मंथ के बीच में जो जलवायविक, वही ताप, वर्षा, आर्द्रता, हवाएं, इनका जो योग बनता है और उससे जो कंडीशन बनती है वह ऋतु कहलाती है। जैसे अभी वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु है, इसमें क्या योग बन रहा है? ताप अधिक है, वर्षा कम है, आर्द्रता भी नहीं है, बहुत कम है, और हवाएं गर्म हैं और शुष्क हैं। तो इनसे जो परिस्थिति बनी, इसे हमने कहा ग्रीष्म ऋतु। तो 2 चीजों में अंतर हो गया। अब ऋतु के अंदर अगर अभी थोड़ी देर के लिए इनका तापमान में और वर्षा में अंतर हो जाए, वर्षा होने लग जाए या तापमान कम हो जाए, तो वो मौसम चेंज होता है। ऋतु के अंदर मौसम परिवर्तन हो सकता है। तो मौसम जो है वो छोटी इकाई होती है और ऋतु बड़ी इकाई होती है। तीसरा बड़ा शब्द आता है हमारा जलवायु। तो जलवायु का मतलब है 3-4 माह से लेकर के 30-35 वर्ष तक, बड़ी इकाई। 3-4 माह से लेकर के 30-35 वर्ष तक किसी प्रदेश में जलवायविक दशाओं का योग कैसा रहता है, इसको हम जलवायु कहते हैं। 30-35 वर्ष तक अब अकेला गर्म तो नहीं रह सकता, अकेला शुष्क भी नहीं रह सकता, अकेला सर्दी भी नहीं रह सकता।
लेकिन इन सब का योग निकाला जाता है और उनका औसत निकाला जाता है। ये किसी एक वर्ष में तापमान अधिकतम कितना रहा, न्यूनतम कितना रहा, वर्षा कितनी रही, तो ऐसे 30 वर्षों का योग करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। अब उस एवरेज से पता चलता है कि वो ठंड की कंडीशन का बना एवरेज, या वो सम कंडीशन का बना, या वो ग्रीष्म कंडीशन का बना है। उस आधार से हम उसकी जलवायु निश्चित करते हैं। तो जलवायु सबसे बड़ी इकाई होती है इन तीनों में, और सबसे छोटी इकाई होता है मौसम। अब देखिए, इस जलवायु के 3 प्रकार होते हैं। जलवायु जो है वह पूरे विश्व में मोस्टली 3 प्रकार की पाई जाती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। और इस जलवायु के टाइप में उष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, इसी के ऑब्लिक में हम कह सकते हैं इसको शीतोष्ण जलवायु और शीत जलवायु। शीत जलवायु ये 3 प्रकार की जलवायु होती है। अब हम देखते हैं कि इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से बिंदु होते हैं जिनसे कि ये परिवर्तन आता है, जिससे कि ये 3 भागों में बढ़ता है। नंबर 1, अक्षांश। अक्षांश की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, विश्व में जब ग्लोब की बात करेंगे तो मध्य में ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है आपका 0 डिग्री अक्षांश। इसके बाद में ये उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, ये है आपका 90 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड। इसी प्रकार से दक्षिणी भाग में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस बीच में ये जो रेखाएं हैं सब ये अक्षांश हैं। अब सूर्य की यदि अपन बात कर लें, सूर्य की अपन अगर बात करें तो सूर्य का प्रकाश यहां सीधा पड़ता है, और जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण की ओर जाता है वो तिरछा होता जाता है। अब तिरछा जब होगा तो प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी। तीव्रता जब कम हो जाती है तो यहां प्रकाश कम आता है और इन क्षेत्रों में तापमान, टेम्परेचर डाउन रहता है। इसलिए इस का वर्गीकरण देखते हैं तो इसी आधार पर पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। पहला कटिबंध है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध ये चीज पूरे विश्व में लागू हो रही है, तो राजस्थान में भी लागू हो रही है। तो केवल राजस्थान के लिए नहीं बल्कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए, और ज्योग्राफी में ये शब्द एक सार्वभौमिक तौर पर पढ़ा जाता है। इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध अर्थात कोल्ड जोन। कोल्ड जोन ये आपका हो जाता है। फिर आता है इसके अक्षांश की बात करते हैं तो ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में होता है। फिर इसके बाद में यदि हम बात करें तो अगला होता है 23.5 से 66.5 के बीच में थोड़ी कम सीधी पड़ती है, तो इसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। अब कई लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि साहब इसे कहीं शीतोष्ण कहते हैं और कहीं उपोष्ण कहते हैं। तो इसके भी 2 सेक्शन अपन कर सकते हैं। 45 से लेके 66.5 के बीच में जो भाग होगा उसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध।
23.5 से 45 के बीच का जो भाग है उसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। और इस 23.5 से लेके भूमध्य रेखा तक ये होता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन जिसको कहते हैं। तो ये आपका उष्ण कटिबंध, जैसे अब ये पूरा एक गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध। ये हमने अभी अध्ययन किया, ये का क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध की कंडीशन हो गई। इसी प्रकार से अब ये भूमध्य रेखा से दूसरा दक्षिणी गोलार्ध चालू होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी यही कंडीशन होंगी। तो 23.5 तक फिर क्या होगा, उष्ण कटिबंध, और ये उपोष्ण कटिबंध, फिर आपका शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से ये शीत कटिबंध। लेकिन कटिबंध हम 3 ही मुख्य रूप से मानते हैं, उष्ण, उपोष्ण और शीत। ये उपोष्ण का चौथा भाग है शीतोष्ण, ये ध्यान रखना। तो मैं समझता हूं ये पहला कारक समझ में आ गया होगा अपने को कि अक्षांश किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करता है। तो राजस्थान के अक्षांश आप देखेंगे तो आपको पता है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो थोड़ा सा अगर हम इसको भाग को देखें तो ये तो हो गया आपका उष्ण कटिबंध में, 23.5 तक का भाग तो हो गया उष्ण कटिबंध में, और बाकी भाग हो गया उपोष्ण कटिबंध में। इसका मतलब तापमान की मात्रा थोड़ी अधिक ही रहती है वर्ष भर। बिंदु नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल से, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए समझने में, आपको बिंदु को कोर्स को करने में थोड़ा समय लग सकता है, 2 क्लास ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक एक बिंदु आपका क्या होना चाहिए, साफ सुंदर तरीके से दिमाग में समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परीक्षा में जब जब कंफ्यूजन होता है तब तब व्यक्ति क्वेश्चन गलत करके आता है। नेक्स्ट दूसरा बिंदु होता है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी की यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं भारत का। माना कि ये अरब सागर है। अब अरब सागर से यहां मुंबई स्थित है, और यहां अपना मान लो जोधपुर, बीकानेर या राजस्थान के जो बॉर्डर इलाका है, ये राजस्थान आ गया। तो यहां पर समुद्र की सीमा है। अब ताप की यदि अपन बात करें तो जल का गुण होता है देरी से गर्म होना और देरी से ठंडा होना। जबकि स्थल भाग या आपका जो पथरीला भाग होता है उसका गुण होता है जल्दी से गर्म होना और जल्दी से ठंडा होना। दोनों काम शीघ्रता से होते हैं। ये भाग जब सूर्य उदय होता है देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है, तो ये मौसम रहता है यहाँ का सम, ना तो ज्यादा तापमान कम और ना ज्यादा तापमान ज्यादा। गर्मियों में ज्यादा गर्म नहीं होता है, सर्दियों में ज्यादा ठंडा नहीं होता है। लेकिन यहाँ आप उदाहरण ले सकते हैं आपके जोधपुर राजस्थान का, बीकानेर राजस्थान का, तो ये इसकी दूरी बढ़ जाती है। या और भी अंदर कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं मध्य प्रदेश में। तो दूरी जब बढ़ जाती है तो यहां से इसका ये पानी का प्रभाव खत्म हो जाएगा
और स्थलीय भाग ये जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो उस जगह की जलवायु भी या तो ज्यादा ठंडी होगी या ज्यादा गर्म होगी। दूसरा बिंदु ये होगा। बिंदु नंबर 3, समुद्र से ऊंचाई। समुद्र से ऊंचाई या समुद्र तल से ऊंचाई। तल से ऊंचाई। समुद्र तल क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। माना कि ये सागर है, अब आपसे अगर ये पूछा जाए इसमें समुद्र तल कहां है, ए बिंदु या बी बिंदु, तो कुछ बच्चों का जवाब ए पर होगा और कुछ बच्चों का जवाब बी पर होगा। लेकिन यह कंफर्मेशन होना चाहिए कि ये समुद्र तल होता है। इसको सी लेवल इंग्लिश में कहते हैं। कई बार हम यहां समुद्र तल यह समझ लेते हैं ये समुद्र तल नहीं है, ये समुद्र की तली है, बॉटम। बॉटम कहलाता है ये। तो ये सी लेवल है इस समुद्र के ऊपरी भाग से ऊंचाई किसी स्थान की। कहीं पहाड़ी है तो कहीं धरातल है तो कहीं मरुस्थल है, क्या है, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। यहाँ की ऊंचाई और यहाँ की ऊंचाई ये सब अलग अलग हैं बिंदुओं की, तो इनका जो तापमान है वो भी अलग अलग होगा। ऋतु भले ही एक हो, ऋतु एक ग्रीष्म ऋतु हो या शीत ऋतु हो, लेकिन तापमान इनका अलग होगा। क्यों होगा उसका रीजन है ये समुद्र तल से ऊंचाई। और इसका जो फैक्ट है वो ये है कि यदि हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं, माना कि ये हमारा धरातल है, इस धरातल से हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। और यदि हम इस धरातल से नीचे जाते हैं तो 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक होता है। एक निश्चित सीमा रेखा जिसको धरातल कह रहे हैं आप, इससे ऊपर जाने पर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। तो पहाड़ी पर आप कितने मीटर चढ़े उसके आधार से तापमान उतना ही कम हो जाएगा। इसको कहा जाता है, इस विशेषता को कहा जाता है सामान्य ताप ह्रास दर। तो सामान्य ताप ह्रास दर क्या है, ये है, आप देख सकते हैं। कम जा रहे हैं तो ये सामान्य ताप ह्रास दर हो गई ऊपर वाली, और नीचे जा रहे हैं तो ये आपकी वृद्धि हो जाती है। ये इसके अपोजिट है, इसलिए मैंने आपको समझाया है। बाकी अभी हमारे काम का केवल ये है, सामान्य ताप ह्रास दर। इस कारण से कहीं किसी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, राजस्थान के अरावली भाग की ऊंचाई अधिक है तो वहां तापमान कम होता है। आपको पता है सिरोही, माउंट आबू या उदयपुर वाला प्लेस, कुंभलगढ़ वाला प्लेस क्यों ठंडा रहता है, तो उसका एक रीजन तो ये है। और दूसरा रीजन ये है कि ये समुद्र तल से थोड़ा बीकानेर, जोधपुर की बजाय नजदीक भी है। तीसरा देखो, बिंदु नंबर 3 ये होता है तीसरी विशेषता। पहला हुआ था अक्षांश, दूसरा और तीसरी विशेषता होगी चौथी विशेषता होगी आपकी धरातल की बनावट। धरातल की बनावट कैसी है, इस बात का भी फर्क पड़ता है हमारे जलवायु पर।
क्योंकि धरातल जो बना हुआ है वो कई प्रकार की चट्टानों से बना हुआ होता है। बेसाल्टिक चट्टान है, कहीं आग्नेय चट्टान है, कहीं खड़िया है, कहीं चूना है, कहीं कुछ है, कहीं बालू मिट्टी है। तो इतनी सारी विभिन्नताएं जब होती हैं तो उनमें पानी की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। अब जिस जगह पर पानी होगा तो उसका कारण मैंने अभी यहां बताया, तो वो धरातल कम गर्म होगा। मिट्टी की प्रकृति में यदि पानी नहीं होगा तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो वो धरातल की बनावट कैसी है, यही कारण है कि जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर यानी हमारा जो मरुस्थलीय भाग है उसमें टेम्परेचर ज्यादा रहता है हमेशा। उसका यह कारण है क्योंकि वहां पर बालू मिट्टी है, एक कारण ये। दूसरा कारण ये समुद्र से दूरी, और थोड़ा बहुत आगे वनस्पति की कमी। अगला बिंदु हम पढ़ेंगे, पांचवा बिंदु, वनस्पति की मात्रा। तो वनस्पति की मात्रा ज्यादा होगी तो इवापोरेशन, वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो भी अधिक होगी, मात्रा जो है अधिक होगी तो वातावरण जो है, पर्यावरण जो है उसमें पानी की मात्रा होगी, आर्द्रता होगी तो वायु कम गर्म होगी। इसलिए केवल ये अकेली बालू मिट्टी के कारण नहीं गर्म होता है, इसके बहुत सारे भिन्न रीजन है। देखो, बालू मिट्टी धरातल वाले रीजन में हो गया, वनस्पति की कमी है ही मरुस्थलीय भाग में, और अक्षांश वाली बात भी मैंने आपको बताई। उपोष्ण कटिबंध में हम बैठे हैं, बांसवाड़ा को छोड़ करके। बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में है, बाकी सारा राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में है, तो तापमान अधिक ही रहता है। समुद्र से दूर भी बैठे हैं अपन। समुद्र तल से ऊंचाई की भी बात करें तो भी ऊंचाई हमारी इतनी ज्यादा नहीं है कि वहां पर तापमान कम हो जाए। ऊंचाई ज्यादा होती तो फिर तापमान कम हो जाता, लेकिन इतनी ज्यादा ऊंचाई नहीं है। मरुस्थल की ऊंचाई 150 से 300 मीटर मैंने आपको बताई पीछे फिजिकल पार्ट में। तो 300 मीटर कोई ज्यादा नहीं है, बल्कि पहाड़ियां तो कई सैकड़ों मीटर होती है। जैसे हम 1722 गुरु शिखर की बात कर लें तो 300 भी माने तो 3 पंजे 15, 5 गुना हो गई। तो ये बातें अपने को याद रखनी। तो अकेले केवल मिट्टी है, बालू, इसी से थार मरुस्थल गर्म नहीं रहता है। हमारे दिमाग में ज्यादातर यही बात रहती है कि मिट्टी, बालू मिट्टी है इसलिए गर्म रहता है। हाँ, वो एक प्रमुख कारण है, लेकिन ये भी दूसरे कारक भी सहायक हैं। वनस्पति जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होता है, एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन का मतलब है कि हमारा पत्तियों से पानी निकलना जलवाष्प के रूप में, और वो जलवाष्प हमारे क्या हो जाती है, मिल जाती है वातावरण। उसके बाद में हम आगे अगला बिंदु लेते हैं। नेक्स्ट बिंदु अपन लें तो पवनों की दिशा। छठवां बिंदु हो जाएगा पवनों की दिशा। दिशा का मतलब है हवाएं किस तरफ से किस तरफ जा रही है। अगर हवा इससे जा रही है तो यहाँ जल है, जल से जब हवा गुजरेगी तो वो कैसी हो जाएगी, ठंडी। तो यहाँ हवा ठंडी लगेगी और वहां का मौसम है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और अगर हवा उल्टी ऐसे आ रही है, स्थल से जल की ओर आ रही है, तो यहाँ तो पानी पहले ही नहीं है, तो शुष्क हवा होगी। तो शुष्क हवा होगी तो यहां तापमान अधिक होगा। तो पवनों की दिशा,
अब ये किस बात पर डिपेंड करती है, पवनों की दिशा कैसे चलेगी, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। देखो टेम्परेचर अधिक होगा तो वायु दाब, प्रेशर जिसको हम कहते हैं, वो कम होता है, और यदि टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है। इस बात से भी हमारा क्या होता है, फर्क पड़ता है। तो पवनों की दिशा भी हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बिंदु है पर्वतों की दिशा। पर्वतों की दिशा, यहां से आपको पता है बंगाल की खाड़ी, सॉरी अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से अपना वर्षा होती है भारत में। तो यहां से जब वर्षा आती है अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में, तो यहां पर्वत फैला हुआ है हमारा अरावली। तो यहां से जब ये इससे टकराती है तो दक्षिणी भाग में टकरा करके वर्षा कर देती है, लेकिन फिर बाद में इसके पैरेलल ये समांतर चला जाता है। जो भी जलवाष्प आती है वो उड़ करके वायु के साथ में चली जाती है। अगर ये इस तरीके से होता पर्वत, तो ये जो जलवाष्प वायु जो है, नमी युक्त वायु, पवन की जो दिशा चल रही है वो यहां पर टकराती तो यहां राजस्थान में वर्षा करती। अब ये टकरा नहीं रही है तो आगे हिमाचल में जाके ये वर्षा करते हैं बादल। तो पर्वतों की जो दिशा है बनी हुई होने की, वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। इतने सारे कारक थे जो कि हमारे किसी भी स्थान, ये केवल राजस्थान के लिए नहीं है बिंदु, ये राजस्थान के लिए भी है, ये इंडिया के लिए भी है, ये विश्व के लिए भी हैं। ये बिंदु रहते हैं कि किसी स्थान की जलवायु कैसी होगी उसको निर्धारित करने वाले कारकों में। अब प्रश्न इस प्रकार से होता है, निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पशु संपदा ऑप्शन में दे दिया तो ये नहीं होगा। और कोई ऑप्शन बना सकता है परीक्षा में, लेकिन हम देखेंगे ये इतने सारे कारक जो होते हैं, 6-7-8 कारक हमने देखे, ये सब के सब किसी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आज हमने दोस्तों पढ़ा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, और उसके आगे जो वीडियो होंगे उनमें कोपेन का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का वर्गीकरण, जो परीक्षाओं में ज्यादातर आते रहते हैं दोनों, वो वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हमारा क्या होगा, जलवायु का टॉपिक खत्म होगा। मतलब 2 से 3 वीडियो और बनने बाकी हैं। और फिर मैं एक बार मैसेज कर रहा हूं कि अपन एक बार पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन भौतिक विभाग को लेकर के करेंगे, केवल भौतिक विभाग, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे उसी के अनुसार हम प्रश्न करेंगे। अब बात आती है कि साहब प्रश्न पहले क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए पहले प्रश्न करने का जो बच्चे नए हैं, पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो रटने की प्रवृत्ति हो जाएगी कि इसका ये आंसर होता है। बस क्यों होता है ये तो प्रश्न पढ़ने के पहले मटेरियल पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न करेंगे, तब समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें वाईफाई एक्मे यूट्यूब चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।